प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। आज दो खतूत लिखे गए हैं आईजी पंजाब को, और उन खतूत में कहा गया है कि अडयाला जेल में मौजूद जो कैदी हैं उनकी जान को सिक्योरिटी यानी एक सिक्योरिटी थ्रेट है, ख़तरा है, और उसके लिए मेजर्स उठाए जाएं, ये हिदायत की गई है। और कहा गया है कि इस सिलसिले में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाए। ये लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। दो लेटर्स हैं, उसमें से एक लेटर ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द थ्रेट अलर्ट शेयर्ड बाय द डिफरेंट इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ द कंट्री, द इंटरनल सिक्योरिटी विंग ऑफ द होम डिपार्टमेंट पंजाब हैज कन्वेड दैट देयर एग्जिस्ट different types of threats to security of Adyala jail, as some anti-state terrorist groups supported by the enemies of Pakistan have planned to conduct targeted attacks thereof. और फिर आगे पैराग्राफ नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि as a security measure against the aforementioned attacks, I have been conveyed to request you to stop the public visits, meetings, interviews within the Adyala jail immediately for 2 weeks. और एक और इसी तरह का खत में सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो है वो आगाह किया गया है सिक्योरिटी थ्रेट से मुतल्लिक, और उसके बाद 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई है। आज तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा बानी तहरीक इंसाफ से मिलने के लिए गए, उन पर उनको मुलाकात से मना कर दिया गया और कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से पाबंदी है। और फिर मीडिया को भी दूर कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है उस एरिया को। हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना खतरा समझ रहे हैं आप इन लेटर्स को, और कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ये, जिसकी वजह से आपको भी आज मुलाकात नहीं करने दी गई? थैंक यू असद, आपने बुलाया मुझे। जब ये जिस दिन ये टेररिस्ट पकड़े गए थे ना, और अखबार में रिपोर्ट हुआ था, तो उसी दिन से हमारे अंदर एक फीलिंग थी कि कुछ होने वाला है, कुछ किया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टेररिज्म का जो थ्रेट था, जो इन्होंने शो किया था कि टेररिस्ट पकड़े हैं, वो जेन्युइन था। हमारी एक कंसेंसस है कि वो नहीं था। हालांकि हमने उसके बाद इमरान खान साहब की लाइफ के बारे में, उनकी जो सिक्योरिटी है और सेफ्टी है, उसके बारे में अपना एक बयानिया जारी किया था। लेकिन उसी दिन से हमें शक था कि ये किसी और चीज़ का पेशगामा होगा, और वही हुआ आज। अब इसके मुहरकात क्या हैं? क्यों उनको 2 हफ्ते तक इनकम्युनिकेटो रखना चाहते हैं वर्चुअल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में? बहुत सी स्पेकुलेशंस जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। मैं उन स्पेकुलेशंस में नहीं पढ़ूंगा, बट लाजमी बात है कि कुछ ना कुछ डेफिनेटली है। लेकिन आप डाउट कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि जी ये थ्रेट्स नहीं हैं, आपने कहा कि आपका कंसेंसस है इस पर, किस बुनियाद पर है ये डाउट्स आपको? उस वक्त हमें शक था। आज इस 2 हफ्ते के बयानिए के बाद मेरा ख्याल है कि वो शक हमारा जो है ना वो यकीन में बदल गया है कि हाँ, ये किसी चीज़ का पेशगामा है। क्या होगा ये मेरा ख्याल आइंदा 2 हफ्तों में पता चल जाएगा। हमें खान साहब की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का शिद्दत से उसके बारे में हमें बहुत परेशानी है। आज हम लोग बैठे भी हुए थे, सारी सीनियर लीडरशिप बैठी थी और हमने सारा कुछ डिस्कस किया है। हम कोर्ट में तो जा रहे हैं, स्ट्रेट वे हम जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करती रही हैं वो कोई इतना ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है हमारे लिए। बाहर सूरत हम दरवाजे खटखटाते रहेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। आप ये चाहते हैं कि मुलाकातों पर पाबंदी न लगे? नहीं, होना ही नहीं चाहिए। तो उनका एक बुनियादी हक है जिसके तहत वो मिल सकते हैं और लोग उनको मिल सकते हैं। उनके लॉयर्स ने उनको मिलना है, इतने मुकदमे हैं, वो सारी पिटिशंस। लेकिन डॉक्टर साहब क्या होगा अगर खुदा ना खास्ता ये थ्रेट्स जेन्युइन हुए और खुदा ना खास्ता कुछ होता है, तो फिर आप कहेंगे कि आपने मेजर्स क्यों नहीं लिए, और आज मेजर्स लिए गए तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो थ्रेट्स जेन्युइन नहीं है? देखिए, ये थ्रेट्स को बीट करने के लिए इस किस्म की ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लिए जाते। वो जो हज़ार लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ, जो सिक्योरिटी के हैं, जो कि अडयाला जेल की रखवाली करते हैं, तो क्या वो इनकॉम्पिटेंट हैं? अगर वो इनकॉम्पिटेंट हैं तो उनको रिमूव करें और कॉम्पिटेंट लोग लेके आएँ। और अगर जो कोई इंटेलिजेंस बेस्ड आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसकी भी कलाकमा करने के बड़े और तरीके होते हैं, रादर देन कि जी आप कंप्लीट एक क्लैम्प डाउन कर दीजिए, ब्लैंकेट क्लैम्प डाउन आपने कर दिया कि जी नहीं मिल सकते हैं। देखिए, खान साहब के ऊपर प्रेशर है। मैं आपसे बात कर लेता हूँ। खान साहब के ऊपर प्रेशर है क्योंकि जो पावर्स दैट बी, उनको ये शक है, बल्कि यकीन है कि जी खान साहब की जो ज़ात है वो बहुत से क्राउड्स जो वो पुल कर सकती है। और अगर
वो बाहर निकले या उनकी कोई बेल हो गई, जिसको कि काफ़ी हर्से से डिनाई किया जा रहा है। हमारी जो पिटिशन है वो बहुत पहले लग जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं लगी है। तो इसलिए वो ये इतनी सी जो एक मिनिस्क्यूल किस्म की एक्सपोजर थी ना, उसको भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल ही वो उनका जो एक अपना उनको जो थ्रेट है अपनी उनकी हेजमनी को, उनकी जो उन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल कंकॉक्शन जो इन प्लेस की हुई है इस वक्त मुल्क में, उसको जो सो कॉल्ड परसीव थ्रेट है वो ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि खान साहब जो है वो नहीं। लेकिन राव साहब, जो अगर आप कह रहे हैं कि कहीं बेल ना हो जाए, उनकी जमानतों के डर की वजह से उन पर यह पाबंदी लगाई गई है कि वो मुलाकातें ना हो, लेकिन आप भी समझते हैं कि बेलें उनकी इस तरह से तो शायद उससे मुलाकातें होने या ना होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें वकील मिलेंगे तो बेल हो जाएगी, वकील नहीं मिलेंगे तो बेल नहीं होगी। इज दैट सो सिंपल? देखिए, काफ़ी हद तक इसी तरीके की चीज़ें। देखिए, बेल्स को ज़बरदस्ती डिनाई किया जा रहा है बहुत देर से। हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे, हमारी पिटिशंस नहीं लग रही, हाई कोर्ट लेवल के ऊपर नहीं लग रही हैं। और इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं हमारी सुनवाई हो रही? क्यों नहीं अदालतें जो वो हमें इंसाफ मुहैया कर रही हैं, जिसके मतलब हम एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से उनके पास जाते हैं? तो लाजमी बात है उसके पीछे कोई ना कोई एक थॉट प्रोसेस तो है ना, कि इसको अभी नहीं बेल देनी क्योंकि ये शख्स, ये क्या महरक़ात है, क्या वजूहात है? क्या एक नॉर्मल कंट्री में जहाँ के एक नॉर्मल किस्म की लीडरशिप मौजूद हो, एक नॉर्मल किस्म के की सोच मौजूद हो, क्या इस किस्म के ड्रास्टिक मेजर्स? 2 हफ्ते की मुलाकात में समझ नहीं पा रहा कि 2 हफ्ते की पाबंदी से फिर क्या होगा? अगर पाबंदी लगनी है तो फिर हो सकता है ये तो फिर मुस्तकिल पाबंदी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए कि क्या होगा ना। अभी तो ये 2 हफ्ते की शायद शुरुआत है, अब उसके बाद देखिए कि क्या होता है, इन 2 हफ्तों में क्या होता है, उसके बाद क्या करते हैं, क्या इस पाबंदी को एक्सटेंड करते हैं, नहीं करते, क्या करते हैं, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर जो आपको आइंदा चंद दिनों में नजर आ जाएंगे। अच्छा राव साहब, ये बताइए कि सेनेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अब अगर आपका अपने चेयरमैन वो भी एक फैक्टर हो सकता है, अगर राब्ता नहीं होता, मुलाकातें नहीं होती, कौन डिसीजंस लेगा सेनेट की टिकटों के हवाले से और बाकी चीजों पे? देखिए, जो कोर कमेटी है हमारी वही फैसला करेगी। और क्योंकि खान साहब के साथ तो अगर 2 हफ्ते तक नहीं है तो मेरा ख्याल है कि जुमेरात को शेड्यूल आ रहा है और उसके बाद 2 या 3 दिन मिला करते हैं नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने में। तो वो भी एक आज जो हम बैठे हुए, यानी आज से 2 हफ्ते 27 तारीख को होंगे, तो उससे पहले सारा कुछ सेनेट का हो चुका होगा। मतलब सबमिशन तो नॉमिनेशन फॉर्म्स जा चुके होंगे, कैंडिडेट्स ने वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि मुलाकात नहीं हो पा रही तो क्या, या फैसले हो चुके हैं ऑलरेडी कि किन लोगों को सेनेटर्स आना है? देखिए, कुछ इनपुट है, लेकिन मतलब फैसले तो भी होने थे। और लास्ट टाइम भी जब हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में और बाकी सूरों में भी बहुत मुश्किलात हमें पेश आई हैं उनके साथ जाके अपने जो मामलात हैं वो डिस्कस करने में। हालांकि इसमें हाई कोर्ट का भी फैसला है, हाई कोर्ट की भी डायरेक्टिव्स हैं कि जी हफ्ते में कम से कम आप 2 दफ़ा मुलाकात कराएं, विच इज़ ट्यूसडे एंड थर्सडे को। तो मैं कितनी दफ़ा जा चुका हूँ, आज भी मेरे पास कोर्ट ऑर्डर था, मैं गया हूँ वहाँ और नहीं मिलने दिया उन्होंने। तो आज तो ये 2 हफ्ते का क्लैम्प डाउन भी हो गया है, ब्लैंकेट क्लैम्प डाउन हुआ है। तो हमें मतलब जब से खान साहब को अरेस्ट किया, विच इज़ नाउ अबाउट 219 डेज, तो हमें ये मुश्किलात तो पेश आती रही हैं। उनसे मिलना एक प्रॉब्लम था, वकीलों का मिलना प्रॉब्लम था, फैमिली का मिलना प्रॉब्लम था। और मतलब मुझे मेरा ज़हन ये कहता है कि ये किसी और चीज़ का पेश खामा है और वो मेरा ख्याल है कि चंद दिन में हमारे ऊपर आश्कार होगी वो भी। अच्छा राव साहब, हमने देखा कि बुशरा बीबी को अडयाला में रखने की बजाय बनीगाला में रखा गया, हाउस अरेस्ट किया गया। आप क्या इस बात का इम्कान देखते हैं कि आने वाले दिनों में सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से खान साहब को अडयाला में उनको भी ना रखा जाए और उनको बनीगाला में शिफ्ट कर दिया जाए, और क्या ये बेहतर होगा? मैं बेहतर या ना बेहतर के ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो खान साहब ही डिसाइड करेंगे कि जी वो जाना चाहते हैं कि खान साहब थोड़ी डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ अरेस्ट है। नहीं, मतलब ये कि वो देखेंगे ना कि जी उनके लिए बेहतर है कि नहीं है, बिकॉज इस मसले के ऊपर उनसे कोई बात हुई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी एक स्पेकुलेशन गर्दिश कर रही है, मैंने जो शुरू में आपसे अर्ज किया है कि शायद इन 2 हफ्तों में कोई उनको रीलोकेट किया जाए। कहाँ रीलोकेट किया जाता है ये मुझे नहीं पता इस वक्त। बनीगाला, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बनीगाला में, लेकिन इसके अलावा और भी लोकेशंस हो सकती हैं। मे बी इज़ मूव फ्रॉम इस्लामाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद प्रॉक्सिमिटी, कहीं और लेके चले जाते हैं उनको। तो यही चीज़ें वो हैं जो कि अभी जिनका मैं अभी जिक्र मतलब स्पेसिफिकली नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जहनों में गर्दिश कर रही हैं वो कि जी क्या होने वाला है। सही है। 23 मार्च को एक जलसे का आपने ऐलान किया है। ये जलसा एक ऐसे वक्त में आप करना चाहते हैं जब आप छोटी छोटी रैलीज भी नहीं कर पा रहे, यानी आप बगैर इजाज़त के जब आप रैली करते हैं, तो लाहौर में अभी आपने मुख्तलिफ एहतजाज किए तो उसमें गिरफ्तारियां अमल में आई, तो आप कैसे एक जलसा अनाउंस कर रहे हैं बगैर तैयारी के, बगैर इजाज़त लिए? हम जलसा नहीं अनाउंस किया, हमने सेलिब्रेशन अनाउंस किए।
सेलिब्रेशन और जलसे में बहुत फर्क है। क्या करेंगे उसमें सेलिब्रेशन में, जलसे की शक्ल? गेट टुगेदर समवेयर, कुछ लोग इकट्ठे होके, और वो चूंकि पाकिस्तान डे है, वो 23 मार्च का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, उस दिन पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो हम उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जेन्युइन स्पिरिट। तो वो हम लाजमी बात है कि कहीं गट करेंगे, जलसा नहीं है, जलसा नहीं है। चले वो किसी जगह पे इकट्ठ होगा, उससे कुछ लोग शायद तकरीर भी कर लेंगे, आप उसको जलसे का नाम ना दें, कुछ और नाम दे लें। बिल्कुल तकरीर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल तकरीर करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान डे पूरी जोश और खरोश के साथ सेलिब्रेट उसके करेंगे, लिए लेकिन आपको इजाजत लेना होगी। जलसा नहीं है। वो देखते हैं हम कि कहाँ, अगर हमें किसी ओपन स्पेस में करना है तो फिर हम इजाजत लेंगे, अगर हम किसी ओपन स्पेस में नहीं करनी तो वो नहीं। दूसरी बात है कि इजाजत अगर हमने अप्लाई करते हैं तो हमें मिलनी तो है नहीं है। हाँ। वो तो एक ट्रेडिशन बनी हुई है, हमें आज तक कोई एक इजाजत नहीं मिली कोई काम करने की। तो देखते हैं हम, आप एक जो कस्टमरी होता है कि जी हम अपने डीसी को अपनी एप्लीकेशन भेज देंगे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इनकार ही करना है, लेकिन मतलब अब हमने फैसला किया है तो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है राव साहब, आपके ने एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाए हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ एक दरखास्त आई है, एक शहरी लेकर आए हैं और उन्होंने कहा कि जी इन्होंने 2020 में अपने कुछ असासे छुपाए थे और इनको नाहल किया जाए। अब नाहली की दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, 26 तारीख के लिए उनको नोटिस जारी हो गए हैं अली अमीन गंडापुर साहब को। अली अमीन गंडापुर साहब पर नाहली की तलवार लटक रही है। अली अमीन गंडापुर साहब की प्रेजेंस जो है ना एज चीफ मिनिस्टर KP, वो बड़े लोगों को बहुत दुख रही है, ये हमें पहले दिन से एहसास है। बल्कि जब वो अभी उनको नॉमिनेट नहीं किया गया था तो उस वक्त से एहसास है, आई एम पर्सनली एक्सपोज टू ऑल दैट कि जी इसको ना बनाइए, ये नहीं बनना चाहिए। तो इस किस्म की स्पेकुलेशन थी, लेकिन तो फिर क्यों बनाया हमने? बिकॉज ही डिजर्व्ड इट। प्रेसिडेंट है वो, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है और उन्होंने बहुत काम किया पार्टी के लिए, ही इज अ डिवोटेड फॉलोअर। ना बनाते तो उनकी ये सीट तो बरकरार रहती, अब उनकी सीट भी गंवाएंगे। अभी भी बरकरार रहेगी, मेरे भाई को फिक्र करते हैं। देखिए आपने खुद ही अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम इसको डिस्कस कर रहे, तो आपने खुद ही फरमाया कि ये टेनेबल नहीं है। टेनेबल इसलिए नहीं है कि 120 दिन के अंदर अंदर उसको लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि खान साहब के केस में भी ये एग्जांपल मौजूद है और खान साहब की अब हमारे पास एक प्रेसिडेंट है कि उनको भी सजा हो गई है, हालांकि उनका भी 120 डेज के बाद चैलेंज हुआ था। मसला ये है कि जी जब आपने डिटर्मिन कर लिया कि आपने सजा देनी है तो फिर कुछ भी आप कर लीजिए, ये 120 दिन भी खत्म हो जाएगा। मैं उसी पर जो आपने पॉइंट अभी पाया वही कहना चाह रहा था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई लॉ तो काउंट करता नहीं है। तो आपको नंबर 2 तलाश अब शुरू कर दी PTI ने अली अहमद गंडापुर साहब की? सर अली अहमद गंडापुर साहब रहेंगे चीफ मिनिस्टर, फिक्र ना करें। हालांकि वो बहुत दुख रहे हैं लोगों को, लेकिन ठीक है, अच्छा होता है कभी कभी दुखाना भी चाहिए लोगों को। आप जितने एतमाद के साथ बहुत सारी चीजें माजी में कहते रहेंगे, बल्ला नहीं छीना जा सकता, छीन लिया गया, ये मैंने नहीं कहा। मखसूस नशस्तें आपसे मुराद आपकी पार्टी के लोग कहते ये हो ही नहीं सकता जी, बल्ला कैसे छीना जा सकता है, मखसूस नशस्तें कैसे छीनी जा सकती हैं, ये सब कुछ हुआ है, हमने देखा है, इसीलिए तो हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं। देखिए हमारे जहन जो है ना वो थोड़े से जरा लीगल माइंडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, मोरालिटी की भी बात करते हैं, लेकिन अब हमें समझ आ रही है कि ये तमाम चीज़ें जो है ये नापैद हो गई हैं मुल्क में। तो अब तो मैंने कहा जैसे कि अर्ज़ किया, तो ये सब कुछ हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है और हमें यकीन है कि होता रहेगा जब तक कि सैनिटी डज नॉट रिटर्न टू द फोल्ड। सैनिटी इस वक्त नहीं है, इस वक्त बेअक्ली है, इस वक्त इंतहाई कोई लफ्ज़, चूँकि पब्लिक TV पे बैठे हुए हैं तो मेरा ख्याल है इतराज़ करना चाहिए, हमें वो नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन तकलीफ दे मकाम है, असद बहुत तकलीफ दे है। इंसान इस मुल्क के लोग तकलीफ में, शिद्दत से तकलीफ में, कब तक बर्दाश्त? तो साहब मेरी एक कन्विक्शन है ये कि वी आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स कियोस। एक इम्कान पैदा हुआ था इस बात का कि आपने इलेक्शंस के फौरन बाद असेंबलियों में आने का ऐलान किया, आपने अपना वज़ीर आज़म का इंतखाब लड़ा, ओपोजिशन लीडर बनाया, ऐसा लगा कि अब आप सिस्टम का हिस्सा बन के चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे और उसके नतीजे में आपको भी स्पेस मिलेगी। जो आपकी शिकायत है कि स्पेस नहीं मिल रही और हम पे सख्तियां हैं और गिरफ्तारियां हैं और मुकदमे हैं और कारकुन गिरफ्तार हैं, लेकिन उसके बाद आपने फिर यही किया कि आप फिर एहतजाज का रास्ता ले रहे हैं, फिर आपने दोबारा सड़कों पर आने का फैसला किया, उसके नतीजे में जो आप स्पेस चाहते हैं वो भी आपको नहीं मिल रही। तो आप नहीं समझते कि कुछ तो आपको भी थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए था? हमारा जो बेसिक इशू है कि जो स्पेस देने वाले जिनको रेफर कर रहे हैं, जिनको हम बेनाम कहते हैं, वो नहीं है, हम उनके राइट टू गिव और नॉट गिव स्पेस, वो एक मसला है, इशू है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। आप उस राइट को चैलेंज कर रहे हैं? पहले हम इस राइट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए, एक लिहाज से अपने कॉन्टेक्ट के जरिए हम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहते। हम 3 फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहे हैं। आपको बड़ा ग्राउंड पर मुमकिनात को भी तो देखना ना। देखिए ना, हम 3 फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है और हम वहाँ अपना एक रॉबस्ट प्रेजेंस जो है उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये हम करते रहेंगे, हमने पार्लियामेंट को वेकेट नहीं करना।
अपने लीगल फ्रंट के ऊपर हम अपना केस लड़ें, हम ECP हो गया या ट्राइब्यूनल्स हो गए या हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी ये तमाम पोरिंग से ऊपर जाके हम उनके दरवाजे खटखटाएंगे, हम उनसे इंसाफ की उम्मीद लेके जाएंगे वहाँ और दरवाजे खटखटाएंगे। तीसरा, पाकिस्तान का आइन हमें पुरअमन एहतजाज का राइट देता है, बोथ एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री टू मी रऊफ हसन एंड टू पाकिस्तान तरीके इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन उसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब को सुना ना, उन्होंने कहा कि रास्ता बंद नहीं कर सकते आप, इजाजत के बगैर नहीं कर सकते आप। हमने रास्ता बंद, अच्छा भाई इजाजत दे ना, भाई पुरअमन एहतजाज हम कर रहे हैं ना। जब वो रास्ता नहीं देंगे, जब हमें इजाजत नहीं देंगे, हमें जब से ये मसला शुरू हुआ है 9 मई के बाद हमें एक इजाजत नहीं मिली है, एक। उन्हें डर है अगर आपको इजाजत मिली तो आप लिबर्टी से निकलेंगे और कहीं और चले जाएंगे। नहीं, वो उनके डर और खौफ का तो मैं अजाला नहीं कर सकता, लेकिन मसला यह है कि हमने कोई कभी हमारे लाखों लोगों का मजमा इकट्ठा हुआ जब खान साहब एड्रेस करते थे, मुझे आप बताइए क्या कभी एक दफ़ा भी किसी जगह एक गमला भी टूटा है? नहीं टूटा, ये हकीकत है। तो हमारा बिल्कुल किसी किस्म का कोई वायलेंट एहतजाज करने का नहीं है। इनको चाहिए कि हमारे जो राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करने, उनको हमें एक्सरसाइज करने दें। अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें इजाज़त दे दें, तो हम अब एक नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्ट करके वापस चले जाएंगे। कैबिनेट बनी है रऊफ साहब, कैबिनेट पे कैसे कमेंट करती है PTI पार्टी? उसमें इंटीरियर मिनिस्टर आए हैं मोहसिन नकवी साहब, और उसमें नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, कैसे देख रहे हैं इस कैबिनेट? देखिए, इसमें भी वायलेशन ऑफ लॉ देखिए ना, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। तो मैं देखिए, एक मुल्क इस वक्त एक तो इस्टेब्लिश, ये बात तो मान लेना कि यहाँ कानून नाम की या आइन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं बची हुई। तो ये तो कहा फर्द वाहिद की डिक्टाट है, तो उसके ऊपर मुल्क चल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि उसी तरह से चलना है। फिर उसी हिसाब से हमने 3 pronged अपने रखे हुए हैं, स्ट्रैटेजी रखी हुई, उसको हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। हमने देखिए स्ट्रगल तो गिव अप नहीं करनी है ना, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, हमने तो जद्दोजहद जारी रखनी है। और जद्दोजहद जारी रखनी है, हमने तीनों फ्रंट्स पे जारी रखी हुई है। हम कानून को हाथ में नहीं ले रहे, हम आइन को वायलेट नहीं कर रहे, हम किसी और मतलब वायलेंस की तरफ नहीं जा रहे। तो इनको चाहिए कि कम से कम हमें एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर ऑपरेट करने की तो इजाजत है ना। वी आर नॉट गोइंग टू बैक देम फॉर इट। बेसिकली अगर वो हमें नहीं देंगे तो हम एक्सरसाइज करेंगे अपना राइट। क्या आप किसी जमात के साथ मिलकर या दीगर जमातों के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं उस मेरा ख्याल लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की थी। वो एक प्लेटफॉर्म है जो हम वी आर ट्राइंग टू पीस टुगेदर, और ये तमाम जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके ऊपर इन प्रिंसिपल राजी हो चुकी हुई हैं। और मेरा ख्याल है कि अनकरीब आप सुनेंगे कि हम मौलाना फजल रहमान और रऊफ हसन की स्टेज से खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग हैं जो ग्रैंड अलायंस में मौलाना फजल रहमान भी, उनकी जमात भी तो आई रही है। वो भी आ जाए। अगर देखिए, एक हमारा क्या है, हमारा अप्रोच है कि मिनिमल कंसेंसस हो एजेंडा के ऊपर कि हमने क्या करना है। हमारा PTI का ये है, जमहूरी कल्चर को फ़रोग़ दें, जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ दें और मुल्क में जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करें। ये उसका है, उसका कोई मतलब कोई वायलेंट आउटलुक या कोई इस किस्म का नहीं है जी कि हमने सड़कों के ऊपर आके बैठ जाना है। तो हम ओवर ए पीरियड क्या हासिल करना चाहते हैं आप इससे? वो जो कि अनफॉर्चुनेटली 76 सालों में हम हासिल नहीं कर सके, हम जमहूरियत को इस्टेब्लिश नहीं कर सके इस मुल्क में। असद साहब, हम चाहते हैं कि हम इसकी जो बेस है उसको स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, इनकी जड़ों को मजबूत करें, ताकि जमहूरियत के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके जो कि ये तो चलें एक फिलोसॉफिकल गुफ्तगू हो गई ना सर। ऑन ग्राउंड आप क्या टारगेट क्या है आपका? ऑन ग्राउंड टारगेट ये है कि इन जमातों के साथ मिलकर हम एक कॉमन मिनिमल एजेंडा जो है उसको लेके आगे बढ़े, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको स्टेट कर दिया। और वो क्या है, री इलेक्शन या इसी इलेक्शन का सही रिजल्ट? देखिए, ये हुकूमत तो नहीं चल सकती है, ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, इसलिए कि जी इसकी कोई मैंडेट है ही नहीं है, इसके पास मैंडेट नहीं। और अब तो इलेक्शन कमीशन ने जब 2 घंटे के लिए वो अपने फॉर्म 47 अपडेट किए, तो उसमें हम सब ने अपनी आंखों से देख लिया कि क्या इन्होंने किया हुआ, खिलवाड़ होया हुआ है, शब खून मारा गया हुआ है। तो इसको तो या इन्हें रिवर्स करना पड़ेगा या फिर नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इसको एक्सेप्ट करना PTI के लिए वो पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना बड़ा खिलवाड़ एक्सेप्ट करना पॉसिबल। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जरा बात करेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं नई काबीना को और पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल को। हमारे साथ रहिए।
पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी आखिरी जो जमात थी जिससे लास्ट टाइम आप सियासत कर रहे थे वो मुस्लिम लीग नून थी, लेकिन हालिया जो इंतखाबात हुए हैं उसमें आपने आज़ाद हैसियत से हिस्सा लिया है और पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर आजकल काफ़ी कंसर्न दिखाई देते हैं। तो आज हमने दावत दिया जावेद अब्बासी साहब को। बहुत शुक्रिया भाई साहब। सर, काबीना बनी है एक, मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं ज़रा। अगरचे ये जो काबीना है पीडीएम की हुकूमत के तकरीबन 13 के करीब मिनिस्टर्स वही हैं जो रिपीट होकर आए हैं, लेकिन फिर भी इसमें इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इस काबीना को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो ये काबीना वही जिस तरह आपने बिल्कुल कहा है कि मैं समझता हूँ ये जो हुकूमतों का तसलसल है, ये पीडीएम जब बनी थी उसके बाद केयर टेकर आई थी और ये एक तसलसल है उसी, या कहेंगे कंटिन्यूशन है। इस दफ़ा थोड़ी सी तब्दीली आई है कि मेरा ख्याल है कि इनको सारा ये इख्तियार भी नहीं दिया गया कि वो सारी वजारतें या अपने वजीर मर्जी के रख सकें। मेरा ख्याल है पहले से तय था कि इन वजारतों में वजीर जो आप फाइनेंस आप देख लें, इंटीरियर देख लें और बाकी वजारतें देख लें, या वो पुराने चेहरे जो पिछले 20-30 सालों से चले आ रहे हैं जो पीडीएम के वक्त में भी थे, उस वक्त में इनको बड़ी तब्दीली नहीं आई। लेकिन इस वक्त स्पेस मेरा ख्याल और कम हुआ है हुकूमत के लिए। उन्हें कहा गया है कि ये कुछ ये वजीर हैं जिनको आपने साथ शामिल रखना है। बहरहाल भाई साहब, इसका एक नून लीग के लोग इसका एक मुस्बत पहलू देख रहे हैं इस रेपिटेशन का। वो समझते हैं कि इन्हीं मिनिस्टर्स ने पहले भी काम किया हुआ है। जैसे एहसन इकबाल साहब को पता है कि प्लानिंग कैसे चलानी है, इसी तरह से और लोगों को पता है, यानी ख्वाजा आसिफ साहब को पता है कि दिफा में और दिफाई पैदावार में क्या करना है। तो ये तो वो समझते हैं कि अच्छी बात है कि रिपीट होकर आए हैं, पहले से इनको तजर्बा है और उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर इन्होंने ही बेहतरी करनी होती तो आज इतने अरसे में मुल्क में बड़े बेहतर हो जाती चीज़ है। मेरा ख्याल है कि ये सारे वो लोग हैं जो अपने वक्त जो है वह बेहतरीन अपना वक्त गुजार चुके हैं। अब इनके पास इतना वक्त है ही नहीं कि ये दे सके। इनकी एज ही इतनी नहीं है जिसमें ये पूरी तरह ये आदमी लोग जो है वो डिलीवर कर सके। बहुत बेहतर होता। अब 10-10 दफ़ा 8-8 दफ़ा मिनिस्टर रह चुके हैं। अब कितनी दफ़ा आपने मिनिस्टर ही रहना है? कोई नई टीम आती है, कोई नई इनिशिएटिव आते हैं, कोई नए चेहरे आते हैं और वो भी पार्टी के अंदर से होते तो बेहतर होता। मैं नहीं कह रहा कि वो ये वजीर अच्छे नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इसी टीम ने कोई बेहतरी करनी होती तो पीडीएम के वक्त में ये सारी टीम मौजूद थी तो वो बहुत बेहतरी आ जाती। लेकिन दुआ करेंगे कोई बेहतरी आ सके, हो सके कोई बहुत तब्दीली हम देख सके, हो सकते कि इस दफ़ा इनमें कुछ जज्बा नया हो। लेकिन बहरहाल बेहतर ज़्यादा मुझे बहुत बड़ी बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप समझें कि जो लोग कह रहे हैं कि इनके आने से बेहतरी होगी तो मैं कोशिश करूंगा और दुआ करूंगा कि मैं उनकी अल्लाह करे कि बिल्कुल सही है। अगर ये जाहिर है पाकिस्तान के मुफाद में होगा, अगर ये लोग डिलीवर करते हैं और परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो जाहिर है पाकिस्तान के मुफाद में होगा, सबकी ये ख्वाहिश होगी। भाई साहब, इस वक्त राना सनाउल्लाह और साद रफीक बिलखुसूस इन दो लोगों के बारे में हमारे पास ये इत्तला है कि इन्होंने इनकार कर दिया है कि हम कोई भी न निगरान सेटअप में कोई ओहदा लेना चाहते हैं, न इसके अलावा कोई बड़ा ओहदा लेना चाहते हैं जमात में। राना सनाउल्लाह भी हम अब उनके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि उनको भी सेनेटर बना के आपको काबीना में ले आए। कई ऐसे लोग काबीना में आए हैं जो मुंतखब नहीं है। साद रफीक साहब को भी ऐसे एडजस्ट किया जा सकता था। आपके ख्याल में, आपकी जाहिर है बड़ी करीबी मुलाकातें नहीं हैं लोगों से, आप इनका माइंड किस तरह से रीड करते हैं? राना सनाउल्लाह और साद रफीक साहब क्यों इन्होंने किसी भी किस्म का कोई ओहदा इस हुकूमत में लेने से इनकार किया है? मेरे नॉलेज नहीं है जी, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मेरी इलेक्शन के बाद मुलाकात नहीं हुई है और ये खबर आपने जो दी है इसमें मैं कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकूंगा। सही है। भाई साहब, आपकी नाराजगी की बुनियादी वजूहात क्या थी? कोई नाराजगी नहीं है जी, बिल्कुल कोई नाराजगी किसी से नहीं है। एक व्यू पॉइंट है, जमातों के अंदर आदमी व्यू पॉइंट देता है। मेरा अपना एक व्यू पॉइंट है और मेरा ये व्यू पॉइंट बड़े अरसे से पार्टी के अंदर भी लोग जानते हैं, मीडिया में भी जानते थे। वो व्यू पॉइंट में सामने रखता हूँ। यही जमहूरियत का अफसान है कि जो आप बात ठीक समझें वो बात आप अंदर जो कमरा में कह सके वो मीडिया में भी बैठ के कर सके। सही है। इतनी में बात चले, ये तो होता है भाई साहब, लेकिन आमतौर पे जो है वो बंद कमरों में या पार्टी के साथ इख्तलाफ पार्टी के इजलासों में ही किया जाता है। अब वो पार्टी का हिस्सा तो नहीं है और आपने जो इलेक्शन लड़ा है अभी वो भी आज़ाद हैसियत में लड़ा है। आपका फॉर्म 47 मेरे पास मौजूद है, उसमें आपने नून लीग के उम्मीदवार से तो बहरहाल ज़्यादा वोट ही लिए हैं, चंद यानी अगरचे थोड़ा ही फ़र्क होगा लेकिन बहरहाल आपने उनसे ज़्यादा वोट लिए हैं। तो आप नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन भी नहीं लड़े तो आपकी नाराज़गी तो होगी ना कोई? जी, मैंने कहा कि मैं उनकी बहुत सी चीज़ों से जब पीडीएम की हुकूमत आई है बहुत सारे और ऐसे मसाइल में बहुत सारी जगह पर कह चुका हूँ। मुझे पॉलिसी से इख्तलाफ था, मैंने टिकट नहीं लिया, मैंने इलेक्शन आज़ाद बिल्कुल लड़ा है और मैं उस वक्त भी इस तरह की बातें किया करता जो आज करता हूँ। और ये बात
सच है कि पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए सच्चाई क्या है, हम सोच क्या रहे हैं। और वो जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पार्टी के अंदर एक जमाने में मीटिंग्स हुआ करती थी, वो बहुत जमाने से हमारी जमातों के अंदर ये रिवाज अब खत्म हो गया है। अब पार्टियों के अंदर बादशाहियत है, ना कोई मीटिंग होती है, ना कोई डिस्कशन होती है, ना इवन किसी इशू पे वो बुलाकर कंसर्न करते हैं। ये चंद लोग बैठते हैं, वो अपनी मर्जी का फैसला कर लेते हैं, फैसला करने के बाद वो आपके जरिए या मीडिया के जरिए नशर कर देते हैं, और फिर सारी जमातों के लोगों को कहा जाता है कि आप लाइन में खड़े हो जाएं और जो हुक्म आया है इसकी हुक्म जो है वो उसके मुताबिक काम करें। बहरहाल जिन लोगों को ये नौकरी पसंद है, जो लोग समझते हैं कि यही नौकरी करनी है, उनके लिए अच्छा है, वो भी कर सकते हैं। कुछ हमारी तरह लोग हैं जो कहते हैं नहीं, हम सियासी वर्कर होना तो हमारे लिए बायस फख्र है, लेकिन गुलामी हमें कबूल नहीं है वो किसी में जमात के अंदर हो, क्योंकि हम अपनी एक आज़ाद राय रखते हैं, एक आवाज़ रखते हैं, एक राय देते हैं, और ये ही इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर जो हम ठीक समझे उसे ठीक है, इसलिए हमने अपनी एक आवाज़ उठाई है। सही है भाई साहब, नून लीग अगरचे विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा धचका लगा है। ये नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे और वज़ीर आज़म नहीं बन सके। आपने खुद इशारा किया कि कई मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो नून लीग की मर्जी से ही काबीना में नहीं आए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्या नून लीग अपनी मर्जी से काबीना ही नहीं बना पा रही है। फिर बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन पर इल्ज़ाम यह है कि वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के फ़र्क की वजह से पार्लियामेंट में आए और फिर वजीर बने। पंजाब में भी सूरत हाल यही है। खुद मरियम साहबा के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार का दावा यह है कि वो जीते हुए हैं, शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार का यही है। आपके ख्याल में हालिया इंतखाबात में नून लीग को कितना बड़ा धचका लगा है, और क्या हुकूमत बन जाने से वो जो धचका है वो कवर हो सकता है, वो नुकसान कवर हो सकता है? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कवर होने वाला है। ये हुकूमत लेके एक दूसरी बड़ी गलती की गई है। ये पहली गलती उस वक्त थी जब 2008 के इलेक्शन में हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ निकाली थी, और बहुत ज़्यादा ठीक बात थी, और सियासी तौर पर लोग साथ थे कि 2018 के इलेक्शन में रिग्ड हुए हैं, उनके ऊपर हमने एहतजाज किया है। और फिर उन लोगों को हम जिम्मेदार ठहराते थे, हम कहते थे कि ये इलेक्शन स्टेब्लिशमेंट ने हमसे चुराया है, हम कह रहे थे खलाई मखलूक हमसे इलेक्शन ले रही है, हम कहते थे ये मुकदमात हमारे खिलाफ स्टेब्लिशमेंट बनवा रही है। वो बयानिया था वोट को इज्जत दो, हम सिविल सुपरमेसी की बात करते थे, हम आइन की बालादस्ती की बात करते थे, हम कहते थे आप फैसले सारे पार्लियामान के अंदर होंगे, और हम किसी तौर पर वो लोग जो नजरिए के साथ खड़े नहीं होंगे अपनी जमातों में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही वक्त आया कि जब हमें हुक्म मिला कि हम आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और हम आपको हुकूमत देंगे, उस वक्त हमने अपना नजरिया भी कुर्बान कर दिया, हमने अपना जो वोट को इज्जत देनी थी वो भी कुर्बान कर दी, हमने जो कही थी कि सिविलियन सुपरमेसी होगी उसका भी ख्याल नहीं रखा, और न फिर पार्लियामान की बालादस्ती का हमने ख्याल रखा। फिर हुकूमत पीडीएम की बन गई, उसमें हमको डिलीवर नहीं कर सके, वो बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है हमने, इन्होंने जमात का भी। और कोई जो कह रहे थे कि हम खुशहाली लाएंगे, बेहतरी लाएंगे, कीमतों को बेहतर करेंगे, डॉलर को बेहतर करेंगे, बदतरीन माशी हालात उस वक्त में देखने को मिले। लिहाजा उसके नतीजे में फिर जमात को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कोई सोच सकता था कि पंजाब में इस तरह हमारा उस जमात के साथ मुकाबला होगा जो जमात बहुत क्राइसिस से गुजर रही थी, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और अब पीडीएम की हुकूमत आपने फिर एक दफा उसी एक्सटेंशन को दोबारा ले लिया है। ये भी तो हो सकता है ना भाई साहब, ये भी तो मुमकिन है कि ज्यादा मुश्किल हो गई है कि आपने वजीर भी मर्जी के नहीं रख रहे, तो अब आप क्या डिलीवर करेंगे? तो मेरा ख्याल आगे भी जाकर रिकवरी से ज्यादा नुकसान बड़ा मैं देख रहा हूं। नहीं, मगर ये भी तो हो सकता है ना, आप नुकसान देख रहे हैं मगर ये अपॉर्चुनिटी भी तो हो सकती है इस हुकूमत के लिए। मतलब पंजाब में मरीम नवाज ने हुकूमत बनाई है, जैसे भी बन गई उनकी हुकूमत, मगर बन गई, अब हो सकता है वो इतना अच्छा परफॉर्म करें, इतना अच्छा डिलीवर करें कि अगले इलेक्शन में जेन्युइनली लोग उनको वोट दे दें। देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप अल्लाह करे ऐसा हो सके तो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कौन खफा होगा। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के लोग खुशहाल हों, सुबह में खुशहाली आए। मैं ज़ाती तौर पर अभी तक कुछ चीज़ देख नहीं रहा। मेरी नज़र में ये ऐसे बड़े मसाइल हैं इकानमी के, ये बहुत मसाइल हैं जो भी IMF के पास जाना है, ये बहुत बड़े मसाइल हैं। इस तरह की जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं वो अभी एक मत महीना 2 महीने तो नहीं, फिर उसके बाद अभी वजारतों पे लड़ाई हो रही है, अभी वजारतों की बंदर बाट हो रही है, अभी ये कह रहे हैं कि ये ओहदा हमें दें, अभी भी सारे लोग अकोमोडेट नहीं हो सके। ये लड़ाइयाँ बढ़ेंगी आगे चलकर। लिहाजा जब मुल्क में अभी इलेक्शन के ऊपर, दांधी के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, वजारतों पर लड़ाई हो रही है, पार्लियामान में सख्त लड़ाई खड़ी है, एक दूसरे को चेहरा देखने के लिए हम सारे तैयार नहीं है। इन हालातों में
मैं बहुत मुश्किलात देख रहा हूं कि पाकिस्तान की इकानमी में बेहतरी आए या खुशहाली में बेहतरी आए, अनलेस कि ये जो बड़े इशू हैं इनको एड्रेस न किया जाए। भाई साहब, आपके ख्याल में नून लीग से कहाँ गलती हुई है? यानी पीटीआई की हुकूमत चल रही थी, एक अच्छी ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही थी, ऐसा लगता था कि 2023 में इलेक्शन होंगे तो नून लीग शायद ये इलेक्शन जीत जाएगी। फिर तहरीक अदम एतमाद आती है, उसके बाद नून लीग का ग्राफ नीचे जाने लगता है और फिर इतना नीचे जाता है कि इस वक्त इन इलेक्शन में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं बन पाते। इस पूरे एपिसोड में आपको क्या लगता है, तहरीक अदम एतमाद लाना गलती थी या कोई और गलती सरजद हुई है, या वज़ीर या हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद लाकर गलती तो नहीं की लेकिन उसके बाद परफॉर्म नहीं कर सके, वो उनसे गलती, कहां पर गलत हुआ? नहीं, गलतियां बहुत सारी हुई हैं, बहुत सबसे बेहतर बहुत बड़ी गलती ये थी जब इन्होंने की है कि ये जनरल बाजवा के एक्सटेंशन में जो शामिल हुई है पार्टी, उसको वहां सबसे बड़ी गलती की है। फिर दूसरी बड़ी गलती की उन्होंने ये की है कि जब उनको पता था कि अब पीडीएम की हुकूमत किसी खास मकसद के लिए एस्टेब्लिशमेंट हमारे गले में डाल रही है, वरना वो वक्त नहीं था हुकूमत लेने का, वो बहुत बड़ी गलती थी। वो बहुत उस वक्त पहले जब पीडीएम की हुकूमत नहीं आई थी, मुस्लिम लीग सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलर जमात थी पाकिस्तान में, सबसे बाई इलेक्शन हम जीत रहे थे, सबसे ज्यादा लोग कह रहे थे कि वोट बैंक इनका है। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने नारा भी छोड़ दिया, वोट की इज्जत भी छोड़ दी, सिविल सुपरमेसी की बातें भी छोड़ दी और हमने हुकूमत हाथ में ले ली। और हुकूमत भी जाहिर है जब मिलती है तो किसी कंडीशनों के साथ मिलती है। आगे वो इत्तेहादी भी हमारे साथ ऐसे थे, उस वजह से फिर ना डिलीवर कर सके, ना नजरिया हमारे पास रहा, ना कोई नारा हमारे पास रहा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और यही नुकसान मैं आगे भी देख रहा हूँ। भाई साहब, आपने कहा कि आपकी ये जो जमात थी नून लीग, इसने अपना नजरिया छोड़ दिया और जब इसने नजरिया छोड़ दिया तो फिर जाहिर है आप भी इसके साथ चल नहीं सकते थे। मौजूदा जो सियासी जमातें हैं नून लीग के अलावा, उनमें से कोई ऐसी जमात आपको दिखाई देती है जिसका नजरिया आपके नजरिए से मैच करता हो, या जिसके बारे में आप समझते हो कि हाँ ये ठीक नजरिए पर चल रही है, या जिसके बारे में आप मुस्तकबिल के साथ अपनी राहें मिलाने का इरादा रखते हो? हमारा सारी जमातों का अंदर जो है स्पेस सियासी लोगों के लिए कम होता जा रहा है, बादशाही जमातों के अंदर ज्यादा आ रही है, अपनी मर्जी के फैसले किए जा रहे हैं, चंद लोग बैठ के फैसले करते हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो बड़े इश्यू हैं, जो बड़े मसाइल हैं, उस पर तवज्जो देने के बजाय वो सिर्फ तवज्जो इसलिए दे रहे हैं कि मैं हुकूमत में आ जाऊं, हमारे बच्चे हुकूमत में रह जाएं, ये खानदान सारे हुकूमत में आगे चलते रहें, ये पावर हमारे पास रह जाए। आप अंदाजा करें कि ये सारी सियासी जमातें इतने अरसे से हुकूमतों में हम रहे हैं, इसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ। आप मुझे सही बताएंगे क्या हम कहीं बेहतरी करने में कामयाब हो गए? क्या कोई पुलिस का निज़ाम बेहतर कर दिया है? क्या हम जुडिशरी में कोई बेहतरी ले आए हैं कि लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए? क्या हम इस मुल्क के अस्पताल हमने ठीक कर लिए कि मरीजों को अस्पतालों में जाए तो इलाज मिल जाए? क्या किसी स्कूलों के हालात हमने बेहतर कर दिए कि लोगों को बच्चे स्कूलों में जाए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो? क्या हमने कोई ऐसी कमेटीज बना दी है कि कम से कम जो प्राइस कमेटीज है ये उसकी कंट्रोल ही कर सकें मार्केट? कोई एक चीज बासी साहब, तो फिर क्या आप कह रहे हैं कि कोई भी सियासी जमात परफॉर्म नहीं कर सकी और कोई भी आप नहीं समझते कि आप समझते हैं सारी सियासी जमातों बादशाहत है, नई सियासी जमात की गुंजाइश है? और क्या शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ आपका राब्ता है, वो एक नई जमात ला रहे हैं? देखिए, मैं ये जो मैंने कही है कि अगर ये वो सवालात हैं जो यंग जनरेशन पूछ रही है, आज हम वोट के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि इतने अरसे से जो जमातें इक़्तिदार में नहीं, कोई एक बेहतरी तो बता देना, कोई एक चीज बेहतरी कर दे। सिर्फ ये कि बड़ों के लिए तो इस पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है। सबसे ज्यादा लोग तकलीफ है इस वक्त मुश्किलात में कि सबसे ज्यादा दुनिया में महंगाई पाकिस्तान में, बेरोजगारी सबसे ज्यादा यहाँ है। कितने लोग जो हैं, कितने करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। कोई पूछने वाला इस मुल्क के शहरियों को नहीं है, वो मारे मारे फिरते हैं अदालतों में भी, पुलिस के पास भी, अस्पतालों में भी। ये वो क्वेश्चन है जो यंग लोग पूछ रहे हैं और इसमें सारी सियासी जमातें का कसूर है जो पाकिस्तान में कोई एक बेहतर निजाम बनाने में नाकाम। बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी के साथ कोई राब्ता है आपका नई जमात में शमूलियत के लिए? देखिए, शायद खाकान अब्बासी साहब का एक बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है एज ए मिनिस्टर भी, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी, और बहुत इश्यूज के ऊपर उन्होंने बातें की है। मेरा इलेक्शन के बाद उनसे राब्ता नहीं है, पहले बड़ा राब्ता था, बड़ा एहतराम का रिश्ता है, इंशाल्लाह उनसे राब्ता रहेगा, लेकिन मेरा अभी उनसे इलेक्शन के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ सियासी जमात के हवाले से। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए, क्या ये खबर दुरुस्त है कि आप अगले खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी सच कोई बात नहीं है। पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि वो किसको पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो लोग फहरिस्त में हैं उनमें आप शामिल हैं? देखिए, पार्टी लीडरशिप को पार्टी के जो हमारे वर्कर हैं, यहाँ पे लीडर्स हैं, उनका सबका मालूम है, तो उसमें फहरिस्त बनाने की जरूरत नहीं है। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने फैसला करना है और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला वो फैसला करेंगे कि गवर्नर किसको अपॉइंट करते हैं। सही है। चलिए कुंडी साहब, जरा मैं दो तीन चीज़ों पे आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो ये जो काबीना हमारे सामने आई है, आपकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपकी जो लीडरशिप है वो ये शिकवा करती रही है नून लीग से, या इल्ज़ाम लगाती रही है कि ये परफॉर्म नहीं कर सके, मुआशी टीम भी परफॉर्म नहीं कर सकी, और इनको हमने ज़रदारी साहब ने कहा बड़ी उम्मीदों से लेकर आए थे। अब पीडीएम की वही काबीना 13 लोग जो हैं इस 19 रुकनी काबीना में वापस आ गए हैं, तो कुंडी साहब आपको इस नई काबीना से फिर क्या तवक्कुआत है? देखिए, माजी में हमारी पीडीएम की हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातों की हुकूमत थी। हम इत्तेहादी जमात थे उनके साथ, और उनकी मुख्तलिफ मतलब है कि पार्टियों को जो मुनिशियाँ दी गई थी, और यही कहा गया था कि हम परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि हमने इत्तेहादी जमातों को राजी करना था, उनको भी कोटा देना था। इस दफ़ा हमने फैसला किया कि हम काबीना के हिस्सा नहीं बनेंगे और PMLN अकेले परफॉर्म करें, या एक या दो का जो उनकी इत्तेहादी जमातों के साथ वो परफॉर्म करें ताकि वो परफॉर्म कर सकें। पिछली दफ़ा मुश्किल हालात थे, 16 महीने की हुकूमत थी, IMF और बाकी हालात जो थे उससे परफॉर्म नहीं कर सके। इस दफ़ा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हर हुकूमत, हर पार्टी ये चाहती है जब उनकी हुकूमत आती है कि वो परफॉर्म करे और अगला इलेक्शन जीते, तो हम उम्मीद करते हैं कि टीम जो इन्होंने चुनी है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, वो परफॉर्म करेगी और मुल्क को जो है वो इस मुश्किल से निकालेगी। कुंडी साहब, आप काबीना का हिस्सा तो नहीं बने, लेकिन आप इन हालात में सपोर्ट तो दे रहे हैं हुकूमत को, लेकिन अगर मुआशी टीम परफॉर्म नहीं कर पाती नून लीग की, तो आपकी सपोर्ट जारी रहेगी फिर भी? नहीं, देखिए, हम अपने इनपुट देंगे, माशी उसमें भी देंगे, बाकी जो इश्यूज है उसमें भी देंगे। हमने हमेशा ये कहा कि हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, तनकीद बराए तनकीद डेफिनेटली नहीं करेंगे, और हुकूमत को हम इसमें गाइड करेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। और कभी हुकूमत नहीं चाहेगी कि उनकी चीज़ें जो है वो फ्लॉप हों या ख़राब हों या गलत हों, लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनपुट देंगे। जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब इस वक्त प्रेसिडेंसी में बैठे हुए हैं, वो भी एक बड़ा रोल इसके अंदर प्ले करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा, खैर की उम्मीद रखते हैं हम। लेकिन कुंडी साहब, अभी कुछ अर्सा पहले ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं इनको बड़ी उम्मीदों के साथ शहबाज शरीफ साहब को लेकर आया, वज़ीर आज़म बनवाया, सपोर्ट की, लेकिन ये लकीर के फ़कीर हैं, या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, ये तब्दीली नहीं ला सकते। बिलावल साहब भी कन्विंस थे पूरी कैंपेन में, हमने देखा, फिर भी शहबाज शरीफ, उसी शहबाज शरीफ को वोट दिया जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं सकता, जो लकीर का फ़कीर है। देखिए, अक्सर लोग माजी की गलतियों से सीखते भी हैं। हमने भी माजी की गलती से सीखा, और हमने PMLN और हमारी ये पोलराइजेशन थी, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी की पोलराइजेशन थी, हमने जो है वो एक दूसरे के साथ हम इकट्ठे चले। FGM के साथ हमारा लव हेट का फेयर चलता रहता है, ऑफ एंड ऑन, हम उसके साथ भी चले। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ कि माजी की गलतियों से जो है वो सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं बुरी देखें, अगर वो उसमें जिस तरीके से टफ इलेक्शन लड़े हैं, जिस तरीके से उस सिचुएशन से गुजरे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ। आप ये जो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, आप ये नून लीग के लिए और शहबाज शरीफ के लिए उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि वो माजी की गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, उन्हीं का कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल, वज़ीर आज़म वो है, काबीना है, उन्होंने आगे लेकर चलना है, हम तो उनके सपोर्टर्स हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो माजी की गलतियों से सीखेंगे। और इसी उम्मीद पर आपने शहबाज शरीफ को वोट दिया? देखें, हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। मुझे बताएं क्या ऑप्शन थी हमारे पास? देखें, 3 जमातें थी जिनको मैंडेट सपोज मिला। एक PTI जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, फिर PMLN है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ बातचीत नहीं करना चाहती थी, सिवाय पीपल्स पार्टी और PMLN के सबके साथ बातचीत करना चाहती थी। उसके बाद PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बचे। अगर हम PMLN को वोट न करते और अपना जो है वो कैंडिडेट लॉन्च करते, तो वो पोजीशन में बैठते। पोजीशन का मतलब ये है कि हम जो है दोबारा इस मुल्क में इलेक्शन करवाते। लिहाजा कोई ऑप्शन नहीं थी। ऑप्शन जब नहीं थी तो हमने डेफिनेटली, जब आप पार्लियामेंट में आते हैं तो आपको जो है वो फैसले करने पड़ते हैं, तो हमें PMLN को सपोर्ट करना पड़ा। और PMLN ने शहबाज शरीफ को अपना कैंडिडेट, पहले नवाज शरीफ साहब कैंडिडेट थे, फिर उन्होंने कहा नहीं हमारे शहबाज शरीफ साहब कैंडिडेट होंगे, तो अपने कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब को लेकर आए।
तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी ना, फिर हम और क्या करते, फिर हमने तो कहा आपने काबीना मुल्क कैसे नहीं को बनेगी। बेसिकली आपने मुल्क को आईनी बहरान से बचाने के लिए और दोबारा इलेक्शन में जाने से बचाने के लिए मजबूरन ये कदम उठाया, आप ये कह रहे हैं? अब मजबूरन नहीं किया, हमने ये फैसला किया है क्योंकि आप ये मुल्क इस वक्त फौरन इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता। और जो लोग बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके आप हालात पूछें, जिस तरीके से वो इलेक्शन लड़े, जिन हालात में वो इलेक्शन लड़े, वो हालात इस्लामाबाद, पेशावर या पिंडी या पंजाब में, इसमें या सिंध में नहीं थे। जो हालात बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जिस तरीके से कैंडिडेट्स ने कैंपेन की, वो अगर आप उनसे पूछें कि कैसे कैंपेन होगी तो आपको पता चले कि इलेक्शन किस तरीके से वो लड़े हैं। लिहाजा हम इस चीज़ पे वो नहीं जाना चाहते थे कि दोबारा इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन हो, दोबारा ये चीज़ें हों। लिहाजा हमने फैसला किया कि हम पार्लियामेंट में रहकर इस पार्टी को सपोर्ट करें, और हमने सपोर्ट किया। कोंडे साहब, ये भी तो इसको देखने का एक नजरिया ये भी तो हो सकता है ना कि आप इस इलेक्शन में अल्टीमेट विनर हैं, 2 सूबों में आपकी हुकूमत बन गई, जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए, पंजाब में आप शेयर होल्डर हो गए, तो आप मजमूई तौर पर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ही सबसे ज्यादा इसके समरात, इस इलेक्शन का फायदा जो है पीपल्स पार्टी को हुआ है। तो यूं भी तो आप नहीं चाहेंगे ना कि दोबारा आपको इलेक्शन में जाना पड़ता, क्योंकि आपको बड़ा बेहतरीन रिजल्ट मिला इस इलेक्शन से। देखिए, सिचुएशन ऐसी बनी है कि जब हमने जो है प्रेसिडेंटशिप ली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर PMLN का था, तो हमें डेफिनेटली जो है वो हमें प्रेसिडेंटशिप मिली और हमें 2 सूबों की गवर्नरशिप ली, और साथ साथ हमने चेयरमैन सेनेट का वो भी किया, और स्पीकर जो है PMLN का किया। तो हमने जो है, मैं समझता हूँ कि अच्छी टेबल टॉक्स किए या अच्छी जो है वो किए, तो उसके बाद हमें भी, अब आप क्या चाहते हैं कि वो सारे कुछ भी ना मिले और हम मतलब है कि खुदावा से सपोर्ट करें। लेकिन ये सदर का तो बहुत पहले से जेहन में था ना, पीपल्स पार्टी के इलेक्शन से पहले से ये फॉर्मूला जेहन में था। हमारे फॉर्मूला तो ये था कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी हमारा और सदर भी हमारा हो, लेकिन बस प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका, सदर हमारा बन चुका है। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे अगले इलेक्शन के लिए, अगले इलेक्शन में कोशिश करेंगे अपना वज़ीर आज़म बनाए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को। सही है। चलें, हम जहां ये बात कर रहे हैं, आप तवक्कुआत हैं आपकी कि प्राइम मिनिस्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त NFC जो अवार्ड है उसमें कुछ रद्दोबदल तब्दीली की बातें हो रही हैं। अगर इस तरह का कोई मेजर लेती है या इस तरह का कोई स्टेप उठाती है मौजूदा हुकूमत, तो क्या फिर भी पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करेगी सर? देखें, NFC अवार्ड या जो बातें आप जो बात कर रहे हैं, 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं, 18th अमेंडमेंट रोल बैक अगर होगा तो पीपल्स पार्टी उसके बिल्कुल जो है सामने खड़ी होगी। लेकिन आप इसमें बेहतरी कर सकते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि 2 वोट हमारे डेफिनेटली CCI में है, सिंध का और बलूचिस्तान का। 2 वोट हमारे उसमें है। उसकी बात है, कोई भी हुकूमत ये नहीं करेगी, और हमारा जो स्टांस है टोटली क्लियर है। PMLN हमारे साथ ही जब 18th अमेंडमेंट हम करवा रहे थे। हाँ, हमने अमेंडमेंट्स की हैं, चीज़ें की हैं, उसमें बेहतरी की गुंजाइश अगर है तो बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती जिसमें अगर डिबेट हो, जैसे माजी में PTI वाले कह रहे थे कि जी 18th अमेंडमेंट क्या है, सूबाई खुद मुख्तारी क्या है, फलां चीज़ क्या है, ये नहीं होनी चाहिए, सरदारी निज़ाम होना चाहिए। वो तो मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। सही है। मोहसिन नकवी साहब को लाया गया काबीना में, कोंडी साहब, ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर लाए गए हैं या नून लीग की ख्वाहिश पर? पीपल्स पार्टी तो काबीना कैसा नहीं है। अगर हम काबीना कैसा होते तो हमारी ख्वाहिशात और भी होती। मोहसिन नकवी साहब को PMLN लेके आई है, उन्होंने उसमें कुछ क्वालिटीज़ देखी होंगी, उसके बाद उसको लेके आई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसे बेहतर फैसला समझते हैं? देखिए, ये प्रोग्रेटिव वज़ीर आज़म साहब का है। वज़ीर आज़म साहब अपनी टीम चुननी है, उन्होंने हमसे कोई डिस्कस नहीं किया मैं कौन सी वजारत किसको दूँ। उन्होंने अपनी वजारतें खुद तकसीम की हैं, अपनी टीम खुद चुनी है। हम इस उम्मीद के साथ हैं कि इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेंगे। कोंडी साहब, MQM के मौक़िफ़ के मैंडेट के हवाले से आपका मौक़िफ़ अभी भी यही है कि उनका मैंडेट 100% जाली है, और ये जो खबरें आई थी वो दुरुस्त थी कि पीपल्स पार्टी ने ऐसी बात नून लीग से कही है? देखिए, हमें इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिर्फ कराची पे नहीं। हम ये नहीं कहते कि 100% ऐसे हैं, लेकिन हमें पंजाब में, बलूचिस्तान में, KP में भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम अपने जो है एविडेंस कंपाइल कर रहे हैं, और हम अपने प्रॉपर फोरम पे जाएंगे, अपनी शिकायत लेकर हम वाइट पेपर भी देंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम जहाँ पे फिल्मी डायलॉग या सुल्तान रहे वाले डायलॉग बोलें कि ये हो गया, 180 सीटें हमारी हैं और हमसे ले ली गई हैं। हम एविडेंस कंपाइल कर रहे हैं, एविडेंस के साथ साथ हम जाएंगे प्रॉपर फोरम पे, और फिर हम सबूत के साथ जाएंगे, और फिर हमें पता चलेगा कितनी सीटें पे हम दावा कर सकते हैं कि हमारी हैं और ये हमारी नहीं है। सही है। कोंडी साहब, मखसूस नशस्तों पर अभी भी ये मामला अदालतों में चले गए हैं, पीपल्स पार्टी को ये मखसूस नशस्तें लेनी चाहिए थी? देखिए, पीपल्स पार्टी की बात नहीं है। मखसूस नशिस्तों पे जब बात हुई तो इसमें यह था कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने रिजर्व सीट पे मखसूस नशिस्तों पे अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं कराए, उन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। PTI ने या आज़ाद ग्रुप ने यह फैसला किया कि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपनी शमूलियत करनी है। ये वो जमात है जिसके अपने सरबराह आज़ाद हैसियत से लड़े, उन्हें अपनी जमात पे एतमाद नहीं था और आज़ाद हैसियत से लड़े, और फिर उन्होंने
अपनी जमात को ज्वाइन किया। इस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी किया। प्रॉब्लम यह है पीटीआई के लोगों के साथ और दोस्तों के साथ कि वो सोच समझते नहीं है, पहले काम कर ले उसके बाद सोचते हैं। जब उन्हें ज्वाइन कर उनको बाद में पता चला ये तो उन्होंने लिस्ट भी जमा नहीं कराई और नहीं इनकी नॉमिनेशन पेपर्स कहीं पे है, तो लीगली उनको ये चीज नहीं मिल सकती। आपको मिल सकती है नहीं, लिहाजा ये है कि जो जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUI है, ANP है, जो भी है, जिन जिन के नुमाइंदे मौजूद हैं वो उसमें तकसीम किए जाएंगे। ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी को मिलेंगे या किसी और को मिलेंगे। कुंडी साहब, आखिरी सवाल यह है कि निजकारी के अमल को क्या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी? देखिए, डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। हम बैठेंगे हुकूमत के साथ, अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ इसको डिस्कस करेंगे। नॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है निजकारी के खिलाफ है, हम बैठेंगे और इसको डिस्कस। कभी भी हम जो है किसी भी वर्कर के, किसी भी जो लोग हैं जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको कभी भी हम बेरोजगार नहीं होने देंगे, उनके चूल्हे नहीं ठंडे होने देंगे और इंशाल्लाह हम उनके हकूक़ का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। यह आज का प्रोग्राम था। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।